हेलो बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करेंगे कि अगर कोई भी कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के नियर बाय या फिर उसमें सिचुएटेड किया जाता है तो फोर्स क्या एग्जर्ट करेगा। और फोर्स आप नॉर्मली जानते हो ना, जो बचपन में फोर्स पढ़े हो ना, उसी की बात कर रहे हैं। पुलिंग या पुशिंग जो आप पढ़े हो, तो इस फॉर्म में भी वही बनेगा। तो पुलिंग या पुशिंग फोर्स तो फोर्स ही है नॉर्मली, ठीक है। तो आज हम लोग टॉपिक की बात कर लेते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस सेटअप को करने के लिए सबसे पहले हमें एक हॉर्स शू मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी, जो मैग्नेट का ये टाइप है, परेशान नहीं होना है। हॉर्स शू मैग्नेट जो है ये मैग्नेट का ही एक टाइप है, क्लियर है। चलिए, और उसके बाद हमें कुछ एल्युमिनियम रड की ज़रूरत पड़ने वाली है, और एल्युमिनियम रड के बाद 2 स्प्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए फिर हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इस तरह का एक स्टैंड हमने यूज़ करा है, ठीक है। ये स्टैंड है और इस स्टैंड में सिंपली 2 स्प्रिंग को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्त। और इसको बीम कह दीजिए या बेंडिंग के लिए कह दीजिए या फोर्स एग्जर्शंस के लिए कहिए या फिर कोई पॉइंट कह दीजिए या पिवोट के लिए, आप पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिए, 2 स्प्रिंग यूँ लगा दिए, ठीक है। पहला स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग। अब इस 2 स्प्रिंग के हमने क्या कर दिया, एल्युमिनियम के रॉड को यूं लगा देते हैं। देखिए, एल्युमिनियम रॉड आपने स्प्रिंग पे लगा दिया, ठीक है। और आपने यहाँ पर इस सेटअप को पूरी तरह से बांध दिया। अब आप क्या करते हो, यहां से इसमें करंट पास करा दे रहे हैं, ठीक है दोस्त। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखिए। अब आपने यहाँ पर करंट की सप्लाई दिया, ये पोटेंशियल हो गया। तो आपको बहुत बढ़िया से याद होगा कि करंट का डायरेक्शन अगर हम बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, ना कि इस तरफ का डायरेक्शन आएगा। तो ये अगर पॉजिटिव है तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ मूव करेगा, क्लियर है। तो ये आपका हो गया करंट का डायरेक्शन, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से करंट दे, चूंकि ये एल्युमिनियम है इसीलिए एल्युमिनियम को हम कह सकते हैं ये कंडक्टिंग मटेरियल है, और कंडक्टिंग है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से करंट पास करेगा इसमें। तो आप नॉर्मली इसको कह देते हैं, ये जो पार्ट है इसको मैंने कह दिया एल्युमिनियम, एल रॉड, ठीक है दोस्त। क्या है ये, एल्युमिनियम का रॉड, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये इसकी बात अगर हम करें इस तरह से, इसको कह सकते हैं स्प्रिंग, ठीक है। क्या हो गया, ये स्प्रिंग, क्लियर है। चलिए, अब इसको कहते हैं बैलेंसिंग वेट। सपोज मान लीजिए बैलेंसिंग बीम कह दीजिए, एक बीम डाल दी जो बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और इसको आपने कह दिया ये क्या है, स्टैंड है, ठीक है जी। चलिए, अब आप क्या करते हो, एक हॉर्सशू मैग्नेट को, ठीक है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम की लगा देते हैं, स्विच की बात कर लिया। और जब आप की लगाते हो ना तो जरा फोकस करो, जब की आपने लगाया तो यहाँ पर ऑन ऑफ वाला सिस्टम है। अभी आप मान लीजिए कि ऑफ कर रखे हैं, करंट का कनेक्शन टूट चुका है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और अगर हम जैसे इसको ऑन करते हैं तो इस पर करंट का इफेक्ट पड़ रहा है और ये ऑन हो जाता है। जब इसको आप ऑन करते हो तो करंट यहाँ से पास करना स्टार्ट कर दिया। अब जब करंट पास करना स्टार्ट कर दिया तब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर लिए हमने हॉर्सशू मैग्नेट, जरा
फोकस करना। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए जरा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में ये हॉर्सशू मैग्नेट, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो पार्ट है ये सिंपली ये बाहर की तरफ है, ये बाहर है और ये अंदर के पार्ट है। इस तरह से अगर हम इसको हॉर्सशू मैग्नेट के हैं तो जरा फोकस करो, ये अगर एल्युमिनियम का रॉड है तो इस तरह का है एकदम से। ये देखिए ये हॉर्सशू मैग्नेट है इस तरह से, हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू का क्या मतलब है? लाइक हॉर्स को देखिए ना, उसके जो पैर में जो लगा होता है ना, लाइक सिंबल यानी आयरन पार्टिकल्स लोहे का लगा होता है ताकि उसको कोई डेंजरस ना हो, या मान लो कोई इफेक्ट ना हो या कोई परेशानी ना हो जब वो मूव कर रहा हो, रनिंग कर रहा हो, तो सेफ्टी के लिए। तो हॉर्सशू, तो इसीलिए उसको नाम ही आ गया, उसी के शेप का है इसलिए नाम आ गया हॉर्सशू मैग्नेट। और आपको इन चीज़ों से ये लग रहा होगा कि ये जो आपका हॉर्सशू है ये रॉड इस तरह का है और ये ऐसा पार्ट है, देखिए इस तरह से, ये देखिए जरा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप यहाँ पर करंट को पास कराते हैं, जरा फोकस कीजिए, जब आप यहाँ पर करंट को पास कराते हैं, ऑन करते हैं, तब ये क्या काम करता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो ये जो सॉफ्ट आयरन है, ये जो स्प्रिंग है सॉफ्ट, ये डंपिंग करना स्टार्ट करता है। और डंपिंग करता है तो इस तरफ में क्या करता है, ये फोर्स जनरेट करता है, ये डंपिंग करना, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर से सुनिए एक्सपेरिमेंट के बारे में। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आप इसको स्विच ऑन करते हो, करंट पास होने लग गया होगा और यहाँ पर हॉर्सशू मैग्नेट को इस आयरन एल्युमिनियम पार्टिकल्स के पास, रॉड के पास लेके जाते हो, तब इस सिचुएशन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट स्टार्ट होगा तो फोर्स उसके पास होगा, ये स्प्रिंग क्या करता है, आपका फ्लक्चुएट करना स्टार्ट करता है। और जब फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आपका सिंपली मान लीजिए इसको नॉर्थ और इसको साउथ दे दीजिए, पोल्स दे दीजिए तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये डंपिंग करना स्टार्ट करा, तो ये जो वाइब्रेशन है डंपिंग का, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्स। तो अब यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए हॉर्सशू मैग्नेट। देखिए जरा, हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर अब क्या बातें बनता है, देखिए सिंपली होता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर, देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर इज द मैक्सिमम, ठीक है। कब होगा, when the डायरेक्शन इज, किसका डायरेक्शन, करंट ले लीजिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से सुनिए, अब आपको कुछ ही पता चलेगा क्या क्या वजह है इसका। तो सिंपली देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका किस पे डिपेंड कर गया, अगर याद करो तो करंट पर। मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अगर आप थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर दिया, करंट पे। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ वायर पे। और मैग्नेटिक फील्ड याद करो जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे बेटे, ठीक है, कौन सा,
एक लॉ पढ़ाए होंगे, बायोट सेवर्ट लॉ की बात करते हैं, तो ये, या फिर आप सोलेनॉइड की पार्ट कर लीजिए, सोलेनॉइड में भी पढ़ाए। तो यहाँ पर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एंगल थीटा। अब इन तीनों को अगर आप कंपेयर कर लें, तो इसकी बात करने जा रहा हूँ मैं, अगर आप इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो जरा फोकस कीजिए आपका क्या बात बनेगा। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू एल इंटू बोलो साइन थीटा, है कि नहीं है? तो आप कहते हो बी आई एल साइन थीटा, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, यानी बी आई एल साइन थीटा। नहीं समझ में अगर आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी दोस्त, ठीक है। अब जरा सोचो तो बी आई एल साइन थीटा की बात आ गई आपके सामने, और अगर हम b इज इक्वल टू के तो बनेगा k, थोड़ा समझना, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? b हो जाएगा k इंटू बोलिए i इंटू बोलिए कितना, देखिए जरा i इंटू बोलिए l इंटू बोलिए साइन थीटा। इफ k इज इक्वल टू, बात करते हैं क्या है ये, कांस्टेंट, और k की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की बात करेंगे, और इंटू 10 के पावर कितना, माइनस, ठीक है। फिर पिछले क्लास में भी आपको हम बताए थे कि म्यू नॉट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू, ठीक है, 4 पाई 10 के पावर माइनस 7, याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जरा फोकस कीजिए। अच्छा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब आपका बन गया म्यू नॉट बाई 4 पाई के कंडीशन से, तो हम इसको कांस्टेंट ही कह देते हैं, कहते हैं यार कांस्टेंट है। अगर ये अप्रॉक्सीमेट इसको हटा दे इस सिचुएशन में, तो आपके सामने क्या बन रहा है, जरा फोकस कीजिए, बी आई एल और इनटू बोलिए कितना, साइन थीटा। तो हम आप 4 से कंपेयर कर रहे हो ना दोस्त, आप 4 से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप इसको 4 से कंपेयर करते हो, ठीक है, तो इस संदर्भ में क्या बनेगा। अब आप कहते हो कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन, फोकस करना क्वेश्चंस पर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसके डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का क्या होना चाहिए दोस्त, जरा सोचो क्या होगा, राइट एंगल। मतलब अगर हम बात कर लें सीधा सीधा इसको, तो करंट का जो डायरेक्शन है, ये देखिए करंट का जो डायरेक्शन, तो ये कहाँ जाएगा, इस तरफ, और ये कहाँ जाएगा, इस तरफ, क्योंकि इनके तरफ एक दूसरे का क्या बनेगा, करंट का डायरेक्शन देखिए तो ये है कि नहीं है, करंट का डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। फिर से सुनिए, समझ में नहीं आया होगा आपको, ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है, मैं इसको थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ और आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा देखिए तो, आपने कहा कि जो एल्युमिनियम का रॉड है दोस्त ऐसा था, ये आपका एल्युमिनियम का रॉड है, क्लियर। अब करंट आपका यूं जा रहा है, थोड़ा करंट को दूसरे कलर से दिखा दो ताकि आपको समझ में आएगा, या मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ करंट को। ये करंट आपका है और हर्शू मैग्नेट आपका इस तरह का था, और ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, यही था ना दोस्त, ठीक है। थोड़ा 3D में अगर देखोगे तो इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको, क्लियर है। देखो अगर ऐसे है तो नॉर्थ पोल के तरफ आएगा, और सॉरी साउथ पोल के तरफ और नॉर्थ पोल से बाहर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यही कहता है ना कि नॉर्थ पोल से बाहर और साउथ पोल के तरफ, नॉर्थ पोल से बाहर साउथ के तरफ। नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ मैं। अगर मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, तो आप कहते हैं इस तरह की बात बनता है, और ये ऐसे लगता है, जरा याद करो, और ये ऐसा लगता है। देखो तो नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ गया, तो नॉर्थ से बाहर और साउथ के तरफ। अब जरा सोचो जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, इसको सीधा इस पे परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, या इसको नीचे कर दोगे इस तरह से, देखो तो 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो तो बन रहा है 90 का। अब ये यहाँ पर आपका 90 बन जा रहा है, तो आपके पास जो सिचुएशन आया है, ये सिचुएशन आपको कहता है बी आई एल साइन थीटा, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
अब फोर्स क्या बन गया, बी आई एल इंटू बोलिए साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना लेगा, 90, क्योंकि एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, मतलब है ना। तो अब परपेंडिकुलर तो एफ इज इक्वल टू कहोगे बी आई एल इंटू बोलिए साइन कितना 90। और आपको साइन 90 याद होगा जरा देखिए, कॉस 90 होता है आपका 0, तो यहाँ से साइन 91, और अगर हम बात करें कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से बनेगा साइन 0 इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इतना तो गणित आपको पता होगा। और आप ऑलमोस्ट देख रहे हो कि यार साइन 91 बन गया, तो ये पूरा का पूरा पार्ट कितना बन रहा है 1, इसलिए एफ की वैल्यू क्या बनेगा, बी आई एल। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा, बी आई एल की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है ना, तो मतलब क्या है, पॉजिटिव। इसलिए इस समय पॉजिटिव वैल्यू आता है तो मैक्सिमम आता है, पॉजिटिव नहीं है तो मतलब मिनिमम है, सीधी सीधी बात है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको समझना जरा। तो फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा अब, अच्छा यही वजह होता है कि डायनमो के सेटिंग में हम लोग यही सेम एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं। डायनमो के सेटिंग्स में हम लोग सेम इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे बात को। और इसको दूसरा लैंग्वेज में पता है क्या कहते हैं, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इसको क्या कह सकते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ये जो अभी आप फाइंड किए थे वैल्यू, इसी को कहते हैं किकिंग एक्सपेरिमेंट। किकिंग एक्सपेरिमेंट क्यों, क्योंकि आपने कहा कि ये रॉड है और यहाँ पर हर्षोमैग्नेट लगा दिया आपने। हाँ भैया, हर्षोमैग्नेट लगाने के बाद अब आपने क्या देखिए स्प्रिंग पर ये क्या था, ऑलमोस्ट इस तरह से कनेक्टेड था। अब ये जो कनेक्टेड वाला पार्ट था, जरा फोकस करो, ये जो कनेक्टेड पार्ट था ये कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, ये आपस में कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, तो कितना करेगा, बी आई एल साइन थीटा। और पॉजिटिव कब होगा, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होगा, करंट के डायरेक्शन के। तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस समय डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा ये बन जाएगा आपको मैक्सिमम। याद रखना जरा इस चीज को, ठीक है। अब होता क्या है, अगर तुम्हारे मन में विचार आएगा सर अगर पॉजिटिव को हटा के इस तरफ बैटरी को चेंज कर देते, एक्सचेंज कर दो, तब उस समय क्या करो, एक्सचेंज को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं रिवर्स कर देना। अगर आप उसको रिवर्स करते हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या बनेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उस समय फोर्स क्या बनेगा, रिवर्स हो जाएगा। अरे भैया रिवर्स होगा तब भी तो सेम सिचुएशन है ना, करंट ऐसे जा रहा है, देखो तो जरा, इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं तो ये एक दूसरे का म्यूचुअल परपेंडिकुलर नहीं बन रहा है। देखो तो करंट अगर इस तरह मूव करते हो, अब करंट ऐसे जा रहा है और ये नॉर्थ पोल के लिए था, ये साउथ पोल की तरफ आ रहा था, एक दूसरे का देखिए म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो आपने फोर्स कितना बता दिया, फोर्स जो आपका था ये था बी आई एल इंटू बोलिए साइन थीटा, और ये वाला पार्ट 90 डिग्री, तो यहाँ से एफ कितना बन जाएगा, ये बनेगा बी आई एल के करीब। अब बी आई एल में कौन क्या है जरा सोचो तो, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, ठीक है, इंटू बोलिए साइन थीटा। एफ जो है ये फोर्स एग्जर्टेड बाय द, किसके कारण, ये जो फोर्स आपका है ये एग्जर्ट हो रहा है किसकी वजह से, याद करो तो। अभी जस्ट आपने अभी इसको पढ़ा था, इसका जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है बी आई एल साइन थीटा, और किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना, ठीक है। यानी फोर्स एग्जर्टेड बाय द वायर हैविंग लेंथ हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ, कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो फोर्स को एग्जर्ट करेगा। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूटन। यूनिट किस में बनेगा, न्यूटन। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। और इसका यूनिट क्या बनेगा, टेस्ला। और जो आई है ये आपका है इलेक्ट्रिक करंट। और इसका जो यूनिट्स बनेगा वो बनेगा एम्पियर। जो ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं ना दोस्त, तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिख रहे हैं सब उसके यूनिट्स लिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। और आपके पास अगर हम बात करें L इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और किस में होना चाहिए, मीटर में। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये किस में होना चाहिए, ऑलमोस्ट ये होना चाहिए रेडियन में फिलहाल, लेकिन आप डिपेंड करता है सिचुएशन में आपका। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आई, और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी कहाँ की, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली। अच्छा, फोर्स दुनिया का कोई भी आ जाए, समझिएगा, फोर्स आपके पास कोई भी आता है तो उसका जो यूनिट्स आएगा वो हमेशा क्या बनेगा, न्यूटन बनेगा। कोई भी फोर्स आ जाए आपके सामने तो हमेशा याद रखना है आपको कि दुनिया का कोई भी फोर्स आता है तो यूनिट्स बनेगा क्या, न्यूटन। और मैग्नेटिक फील्ड कहीं का भी आ जाए तो हमेशा याद रखिए क्या बनता है, टेस्ला। क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की बात करें इसको। अगर हम थोड़ा आगे की बात अगर करते हैं तो उस सिचुएशन में एक छोटी सी बात और आ जाती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मूविंग पार्टिकल्स का क्या बात बनेगा। जरा देखिए, छोटे से बात करने जाना। देखो क्या है, हमें पता है आपको 9th 10th में आपको टीचर नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि उसके कई सारे रीजंस होते हैं। देखो ये नहीं कि उनको नॉलेज नहीं है, उनको भरपूर नॉलेज होते हैं। अगर कोई टीजीटी या पीजीटी टीचर, उनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है। ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट करके जाते हैं, वो बीएड वेड क्लियर करते हैं पहले, फिर एमएड करते हैं, तब वहाँ पहुँचते हैं, उसके पास नॉलेज काफ़ी होता है। अब होता क्या है कि क्यों नहीं पढ़ाया, पढ़ाने के कई सारे रीजंस आते हैं। हो सकता है वो जो सोच रहे होंगे कि मैं इसको बताऊं बच्चे को समझ में नहीं आए, या हो सकता है कि आप पढ़ा भी रहे हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता होगा, और क्या पता हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं आपको और भी इंटरेस्ट ना आ रहा हो। कई सारे रीजंस हो सकते हैं, इसका मतलब थोड़ा ना कि हम नहीं पढ़ाए आपको। तो इसके रीजंस कई सारे हो सकते हैं। कुछ कमी तुम्हारे अंदर भी होती है, कुछ कमी उनके अंदर भी होती है। हाँ, समझ रहे बात को, तो समझने की कोशिश करो तब जाके बात बनेगा। ठीक है, तो अगर मान लो जिन बच्चों को लगता है कि यार हमें नहीं पढ़ाएगा वो पढ़ लो, ठीक है ना, और थोड़ा मन लगा के पढ़ो। जो डाउट बनते हैं आप बेझिझक मुझे कमेंट्स में पूछो कि सर ये मुझे डाउट आ रहा है, मुझे इसको बताइए एक्सप्लेनेशन। मैं प्रयास करूँगा कि टाइम निकाल कर आपको एक्सप्लेनेशन देने की, या मुझे मेल करिए। आपको मेल पता ही है, सीवी मंत्रा 4 डिजिट में 4 होता है दोस्त। ठीक है, और सीपी मंत्रा gmail.com। ठीक है दोस्त, आप इस पर बेझिझक आप मेल कर सकते हैं। जो भी डाउट बनेगा आपको, मैं ट्राई करूंगा कि टाइम निकालो और आपके मेल्स का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिल पाता उसके लिए मैं अभी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है समय का थोड़ा अभाव होगा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका टॉपिक है कि व्हाट इज द, आप सोचेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस, देखिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। जरा समझिएगा इस चीज को, मूविंग पार्टिकल, ठीक है ना। और पार्टिकल कैसा होना चाहिए दोस्त, हमेशा चार्ज होना चाहिए, तब मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है ना, जरा देखो। अच्छा, तुम्हारे मन में एक बात आएगा,
सर हमने कहा हाँ जी, जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो चार्ज पार्टिकल्स का, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट होगा, पार्टिकल्स मूव कर रहा होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसके पास वेलोसिटी होगा। बिना वेलोसिटी के काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता है, याद रखिए इस बात को। क्लियर है? बिना वेलोसिटी के काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पार्टिकल्स में नहीं हो सकता है। तो अब अगर मैं कहूँ कि यार अगर मान लीजिए x को मैंने कह दिया मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मान लो, ठीक है, या इतना अगर समझ में नहीं आता है, बचपना हो, तो अब मान लो कि ये कोई पार्टिकल्स है इस तरह से, और मैंने कह दिया कि ये जो लेंथ है ये L है, और इसका नाम देते हैं PQRS, ठीक है। अब इस रॉड की वेलोसिटी दे देता हूं मैं v। जरा सोचिए, ये जो आपको दिख रहा है ना QR आपका क्या है? एक रॉड है। मैं इसको थोड़ा ब्लैक से इस तरह से थोड़ा सा हल्का थिक दिखा देता हूं मैं, ठीक है। जरा समझना इस बात को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है आपसे कि दोस्त आपको कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जो नया दिखाई देगा आपको, और मान लो कुछ चीज नया अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो फिर कॉम्पिटिशन का मतलब ही नहीं हुआ ना दोस्त। कॉम्पिटिशन का मतलब जो आप जानते हो वही है, तो फिर दुनिया के सारे लोग निकालेंगे कॉम्पिटिशन तो दुनिया के सारे निकालेंगे, तो आप में उनमें क्या फर्क है? तो थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए। इसकी वेलोसिटी v है, और मान लीजिए ये पार्टिकल आपका x मूव कर जाता है इधर, इसका लेंथ अगर l है, तो आप कहते हो टाइम जो बनेगा ना वो क्या होता है? डिस्टेंस। ये पार्टिकल मान लो यहाँ पर टच कर जाए, ये पार्टिकल, तो आप सब टाइम बराबर क्या कहते हो? डिस्टेंस अपॉन में कहते हैं ना स्पीड। अरे बचपन वाली बात है। तो डिस्टेंस कितना है जरा देखो तो, RS, और स्पीड कितना आपका v। तो t किसके करीब बनता है जरा देखिए तो, x अपॉन में v कह सकते कि नहीं कह सकते? और आप कहेंगे सर x कितना होगा, तो v इंटू टी में बन जाएगा। बचपन वाली बातें हैं जो आप मोशन चैप्टर में पढ़े हो, मोशन चैप्टर का ही है ये, सब बड़ी बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स दे दिया है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज पार्टिकल्स है, और ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ मैं चार्ज, और इसको इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ मैं। और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अगर मूव करे, तो आपने कहा जरा फोकस करो तो देखो, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे का म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो तो आपके सामने फोर्स कितना आया था, ठीक है। तो हम यहां से कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या था जरा अभी बताइए? F इक्वल टू बोलिए BIL इंटू बोलिए सर साइन थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट को अगर हम ये कर दें तो थीटा कितना आ जाएगा सर? 90 डिग्री। तो यहाँ से फोर्स किसके करीब बनेगा? BI इंटू L। और सर आपके मन में एक विचार आएगा, जो क्या होता है ना चार्ज पार्टिकल्स, वो E के करीब है, और ये होता है I इंटू बोलिए T। और यहाँ से सर अगर I करें तो Q अपॉन में T इज इक्वल टू E अपॉन में T। अब तुम यहाँ पर भी परेशान हो जाओगे, सर कभी क्यों लिख रहे हैं, कभी ई लिख रहे हैं। अरे भैया कोई बात नहीं है, हमने सिर्फ अच्छा वो सुने हो कि नॉर्मली कभी पोटैटो कह देते, कभी आलू कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पोटैटो और आलू का अलग अलग बात हो जाता है? वही चीज़ होता है ना, चाहे पोटैटो कहिए चाहे आलू कहिए। हाँ, आप पोटैटो नॉर्मल पोटैटो और स्वीट पोटैटो कहेंगे तो थोड़ी सी अंतर होगी, खट्टा मीठा वाला बात, वो तुम्हारी इच्छा पर है। तो हमने यहाँ पर कह दिया जो चार्ज है वो ई, यानी चार्ज भी क्या है? कूलम, और इलेक्ट्रॉन भी कूलम, दोनों भाई भाई हुआ। और दोनों भाई भाई हो गया तो ऑलमोस्ट हम इसको कह सकते हैं कि ये जो ई है ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये चार्ज पार्टिकल्स। तो अब आई के बदले ई अपॉन में टी, तो यहाँ पर पुट करोगे तो आपका फोर्स कितना निकल जाएगा? F इक्वल टू बनेगा B इंटू बोलिए E अपॉन में T इंटू बोलिए L। तो यहाँ से जो F बन जाएगा ये बनेगा BEL अपॉन में T। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बन गया। अब तुम्हारे मन में आएगा सर जी
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हटा के आप यहाँ पर क्यों अगर दे देते हो तो आप इसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, ये समझिए जरा इस चीज को, हम यहाँ से कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब समझ रहे कि नहीं, इज इक्वल टू ये बनेगा बी क्यू इंटू एल अपॉन में टी। अब तुम्हारे मन में आएगा सर टाइम हमें पता था, अगर टाइम पता था तो टाइम कितना कहा था आपने, x अपॉन में v, तो अब यहां से कर दीजिए f इंटू बोलिए क्यू और इंटू बोलिए l और इंटू बोलिए v अपॉन में x। देखो ना t x नीचे v ऊपर चला जाएगा, तो देखिए तो अब इस संदर्भ में कई सारे आपके फॉर्मूले बन सकते हैं, क्या समझे, आपको जो चाहिए वो फाइंड आउट। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो अब यहाँ से आप एक बात कह सकते हो सर लेंथ पर यूनिट टाइम जो होता है ना, ये लेंथ मान लीजिए अगर पर यूनिट टाइम अगर लगे तो सर ये किसके करीब हो जाएगा, देखिए ना ये बन जाएगा लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम जो होता है सर ये स्पीड के करीब होता है और इसको कहते हैं सर v। तो यहां से क्या बनेगा बी एल इंटू बोलिए v, ठीक है सर, ये किसके करीब बन गया बी एल इंटू वी के करीब। तो परेशान नहीं होना है, अगर आपको कहते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बी एल वी जो बना ये बन गया वेलोसिटी ऑफ, जरा फोकस करो, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, करेक्ट। अच्छा देखो एक बात मैं तुम्हें क्लियर बता दूं, जब इसको मन से नहीं पढ़ोगे, इसको वीडियो देखने के बाद अगर आप सिंपली कोई रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आपको मज़ा नहीं आएगा, और तब ये सोच लेना कि ये मन में तुम्हारे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है क्या, तो समझना तुम्हारा जो लेवल है वो ऊपर होने की कोशिश नहीं कर रहे हो। एक सिंपल सी बात करता है तो सोचना, ये मुंडी है इसको थोड़ा मोड़ने की कोशिश करो, नॉर्मल मुंडी आपका है इस तरह से, देखिए जैसे मेरा है, अभी सिंपली ये दर्द नहीं कर रहा है, मतलब नेचुरल है जी, ये नेचुरल है, दर्द नहीं करेगा, नॉर्मल होता है। अब इसको ऐसे करते हो, थोड़ा देर पूरा प्रेस करो, इसको प्रेस करो, ये देखो ये अपराध है कर रहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा वास्ता नहीं है इन चीज़ों से, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जब आप इसको इस तरह से फोर्स लगाते हो ना तो ये दर्द होना स्टार्ट होता है, दर्द होना स्टार्ट करता है, दैट मीन्स होगा कि उस पॉइंट पर वो फोर्स एग्जर्ट होना स्टार्ट हो गया। जो लोग जिम करता है नॉर्मली आप ऐसे उठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो आपको नहीं लगता है कि सिंपल जो नेचुरल लोग करते हैं वो आप भी कर रहे हैं, बच्चा जो करेगा वो भी आप कर रहे हैं। दर्द पेन कब होता है, जब आप हैवी पार्टिकल्स उठाएं और मसल्स को परेशानी हो, एग्जैक्टली ये अगर आप पढ़ रहे हो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझना आपका लेवल बहुत ही एक डल है, उसको ऊपर करने की कोशिश करना है। और जो चीज़ आपको मुश्किल लगता है सोचिए पार्ट्स वहीं से, क्वेश्चन वहीं से बनना स्टार्ट होता है। अगर जनरल लोग ये चीज़ अगर सबको पता है, ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं है, जितने भी तैयारी करते होंगे सबको पता है ये, अगर सबको पता है तो तुमसे तुम्हारे तो बराबर होगा जितना तुम जानते हो। तो भैया वो क्वेश्चंस जो होते हैं पेपर के अंदर वो 80% क्वेश्चंस नॉर्मल आदमी सॉल्व करता है, जो 20% क्वेश्चन होते हैं जो उसको हिट कर दिया, टच कर दिया, उसके सिलेक्शन हो जाती है, उसकी ज़िंदगी बल्ले बल्ले। बाकी लोग कहते थे पेपर दिए थे, नहीं हुआ, अगले बार फिर ट्राई करेंगे, तो ज़िंदगी भर ट्राई करते रहोगे, इसीलिए पूरा एफर्ट लगा दो। तो ये चीज़ जो आपको BLVM पढ़ा रहे हैं ये वाकई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको थोड़ी मुश्किल पड़ेगी ये चीज़ें, क्योंकि 9th में टीचर एकदम निकम्मे होते, बताना नहीं चाहता, अगर बताना भी चाहता तो बच्चे एकदम पापी होते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करता है। ये आपको डिस्टेंस, टाइम, लेंथ ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ आना व्यर्थ है। इसीलिए आपको करना क्या है कि इसको पढ़िए, वीडियो देखने के बाद आप उसमें दिमाग लगाइए, नहीं बन पा रहा है आप मेल करिए, क्वेश्चंस पूछिए,
कोई रेफरेंस बुक लीजिए, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी सीईटी कर रहे हैं आप, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा औरों के कंपेयर में लेवल आपको ज़्यादा चाहिए। और नॉर्मल की तरह रखोगे तो फिर यूं ही सबका रिजल्ट होता है, तुम्हारा भी ऐसे होगा, पास तो हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वो जो सीईटी होते हैं वो रैंकिंग दे देता है, इतने रैंक आए जी, इतने नंबर आए, एडमिशन कहाँ हुआ भाई। तो थोड़ी परेशानी आएगी इस पर, उसको पढ़िए, पेशेंस रखिए, और जो डाउट होता है वो सबसे क्वेश्चन पूछते रहिए।